नमस्कार। तो 30 जुलाई को जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट का पेपर कंडक्ट किया गया था। इसका पोस्ट कोड जो था वो 705 था। 705 पोस्ट कोड था। 30 जुलाई को जो था वो कंडक्ट किया गया था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के द्वारा। अब इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको जो है वो हेल्प मिल सके। अब देखिए, आने वाले एग्जाम में तभी हेल्प मिलेगी जब हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया जाएगा। और पेपर तो पेपर ही है, चाहे वो आसान है चाहे वो टफ है, ठीक है। उसी में मेरिट बनेगी, चाहे वो आसान होगा तो उस हिसाब से, टफ होगा तो उस हिसाब से। और सिली मिस्टेक्स भी तभी इंप्रूव होंगी जब आपने इस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया होगा। तो अभी हम इसी पेपर को डिस्कस करेंगे और डिटेल से सारा का सारा पेपर डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम जीके का सेक्शन ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025। तो पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो कितने लोगों को जो है वो 2025 में जो है वो दिया गया। अब देखिए, पद्म अवार्ड की बात हमने एक बार नहीं बहुत बार जो है वो की है। पद्म अवार्ड जो 2025 में दिए गए वो टोटल 139 जो था वो दिए गए थे। और पद्म अवार्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो होता है वो पद्म विभूषण ही होता है, जो कि 7 लोगों को दिया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। उत्तीर्ण सीरीज में हमने 7 के 7 लोगों के नाम भी पढ़े हैं। साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि पद्म विभूषण के बाद दूसरे नंबर पर पद्म भूषण आता है। तो हो सकता है अगले एग्जाम में पूछ ले जाए कि पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया। पद्म भूषण जो है वो टोटल 19 लोगों को जो है वो दिया गया। 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया। और फिर आता है पद्मश्री तीसरे नंबर पर। पद्मश्री दिया गया 113 लोगों को। पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया। तो 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिए गए। ये सब आपने यहाँ से याद रखना है पद्म अवार्ड्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है 82, बोलते हैं व्हेन डिड बिलासपुर मर्ज एज द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिलासपुर जो है वो जो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था, तब हिमाचल में आकर नहीं मिला था। ये बाद में आकर हिमाचल का पार्ट बना था और 5वें नंबर का जिला जो था वो बना था। बाद में कब बना था ये? तो ये जो था वो 1954 में 1 जुलाई को जो था वो बना था। 1 जुलाई 1954 को जो है वो बिलासपुर 5वें नंबर का जिला जो था वो हिमाचल का बना था। तो 1954 में 5 जिले जो है वो हिमाचल में हो गए। उसके बाद 6ठे नंबर का जिला भी जो है वो हिमाचल में बना था। ये 6th नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो बना था, ये किन्नौर जो था वो 6th नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो था वो बना था। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि किन्नौर 6th नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था, तो कौन से ईयर में जो था वो किन्नौर 6th नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो था वो बना था। तो किन्नौर का भी आप जरूर ध्यान रखें कि किन्नौर जो है वो 1960 में 1 मई को जो है वो महासू से अलग हुआ था, महासू जिले से अलग हुआ था। और ये अलग से एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल का बना था। उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में जो है वो जुड़ते गए। और 1971 में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो मिल गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा जब हिमाचल को मिला तो ये भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था। ये बड़ी बेसिक बातें हैं, अब तक याद भी हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच माउंटेन रेंज इज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन शिमला एंड सिरमौर। शिमला और सिरमौर के बीच में जो एक डिवाइडिंग लाइन है वो कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो आती है? तो शिमला और सिरमौर के बीच में जो है चूड़धार जो है वो आती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। चूड़धार जो है वो डिवाइडिंग लाइन के रूप में काम करती है शिमला और सिरमौर के रूप में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर आप जानेंगे तो सिरमौर भी जो है वो इन टर्म ऑफ एरिया अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल का 7th डिस्ट्रिक्ट ये आता है। 7th पोजीशन जो है वो इसकी आती है। चूड़धार शिमला और सिरमौर के बीच में जो है एक बाउंड्री बनाती है। और चूड़धार भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो चूड़धार वैसे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है फॉल करती है। और दूसरा ध्यान रखना है कि इसको चूड़ चांदनी की धार भी जो है वो बोलते हैं। चूड़ चांदनी की धार भी इसको बोलते हैं। वैसे ही अगर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में ध्यान रखना है कि एक नदी यहाँ से होकर बहती है जो कि सिरमौर को 2 बराबर के भागों में जो है वो डिवाइड कर देती है। वो कौन सी नदी है जो सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करती है? तो वो गिरी नदी है। गिरी नदी जो है वो सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देती है। एक सिसगिरी रीजन बनता है, एक ट्रांसगिरी रीजन जो है वो बनता है यहाँ पर। और उसी तरह अगर हम देखेंगे ऑप्शन में शिवालिक दिया गया है। शिवालिक देखिए मुख्य रूप से वैसे तो ऊना में पड़ता है, परंतु सिरमौर को भी ये टच करता है। और शिवालिक के बारे में एक और बात ध्यान रखनी है कि इसको जो है मानक पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है। धौलाधार दिया गया है। धौलाधार भी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है एक। इसको मौलाक पर्वत भी जो है वो बोलते हैं। मुख्य रूप से जो है इट मेनली जो ये आता है ये चंबा कांगड़ा मंडी में जो है वो आता है, परंतु धर्मशाला से आप इसको बड़े ही नज़दीकी से जो है वो देख सकते हैं। नाग टिब्बा यहाँ पर दिया गया है। नाग टिब्बा की अगर हम बात करते हैं तो नाग टिब्बा भी एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। ये हिमाचल में नहीं, ये उत्तराखंड में जो है वो आती है। तो इसको लेकर कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना। कई बार ऑप्शन में ऐसे कन्फ्यूज़ करने के लिए कुछ भी दे देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज सेकंड चेरापूंजी। तो हिमाचल का
ऐसा कौन सा स्थान है जिसे दूसरा चेरापूंजी भी जो है वो कहा जाता है? चेरापूंजी को जो है वो किस के लिए जो है वो जाना जाता है, और चेरापूंजी आता कौन सा है? तो देखिए, चेरापूंजी को जो है वो जाना जाता है हाईएस्ट रेनफॉल के लिए। हाईएस्ट रेनफॉल के लिए जो है वो जाना जाता है चेरापूंजी को। और चेरापूंजी जो है वो मेघालय में जो है वो आता है। तो हिमाचल में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होती है? धर्मशाला में होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज सेकंड चेरापूंजी? तो धर्मशाला को जो है वो सेकंड चेरापूंजी भी जो है वो हिमाचल में कहा जाता है। अब सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो धर्मशाला में जो है वो होती है। रेनफॉल का पैटर्न भी हमने हिमाचल में जो है वो देखा है, और वो भी हमने लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है पैटर्न समझ रखा है। चाहे वो हमारा मिशन अलाइड हो गया, गिरिराज पत्रिका में भी कई बार डिस्कस हो जाता है, और इकोनॉमिक सर्वे में भी अलग से हमने पढ़ा है। क्या क्या पॉइंट्स आपको बारिश के बारे में, रेनफॉल के बारे में ध्यान रखने हैं? देखिए, जून से सितंबर 2024 के बीच में, जून से सितंबर 2024 के बीच में हिमाचल में जो है 602 मिलीमीटर रेनफॉल जो था वो हुई थी। और उसी तरह हमें देखने को मिलता है कि ऐसे नॉर्मल रेनफॉल 734 मिलीमीटर होती है, तो इसके साथ कंपेयर कर 134 मिलीमीटर रेनफॉल कम हुई थी जून से सितंबर 2024 के बीच में। बाकी अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच में जो है वो कितनी रेनफॉल हुई थी? अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच में 50 मिलीमीटर रेनफॉल जो था वो हुई थी। और एवरेज रेनफॉल जो है वो ऐसे 83 मिलीमीटर होती है, और एवरेज रेनफॉल से जो है ये 33 मिलीमीटर कम हुई थी अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच में। अगर हम रेनफॉल की श्रेणी में बात करते हैं तो ये भी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो कांगड़ा में जो है वो होती है। कांगड़ा में सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो होती है। कांगड़ा के बाद चंबा में, चंबा के बाद सिरमौर में, सिरमौर के बाद मंडी में। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच रिवर बेसिन हैज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हिमाचल पॉपुलेशन? तो बोलते हैं कि हिमाचल की कौन सी रिवर बेसिन ऐसी है जहाँ पर आधी के करीब जनसंख्या जो है वो रहती है? हिमाचल प्रदेश में आधी के करीब जनसंख्या जो है कौन से नदी बेसिन में रहती है? तो वो ब्यास रिवर बेसिन पर जो है वो रहती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। बेशक देखो, यहाँ से होते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर। देखने को कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है, और मैक्सिमम अगर आप पेपर देने जाते तो हो सकता है कि आप सतलुज ही जो है वो टिक कर आते, क्योंकि किताबों में इस तरह की चीज़ें नहीं मेंशन की गई हैं ज़्यादा। अगर आप बात करते हैं ना नदियों के बारे में, तो हिमाचल में जो सबसे लंबी नदी बहती है कोई, वो 320 किलोमीटर बहती है। ये 320 किलोमीटर इन टर्म ऑफ लेंथ बहती है। परंतु अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन ज़्यादा जो रहती है वो ब्यास रिवर बेसिन पर रहती है। ब्यास रिवर जो है वो हिमाचल में कितनी बहती है? ये लगभग 256 किलोमीटर जो है वो हिमाचल में बहती है। हिमाचल में सिर्फ 5 ही तो नदियां आती हैं। ये जो 5 नदियां मुख्य रूप से आती हैं, एक सतलुज हो गया, एक ब्यास हो गया, एक रावी हो गया। रावी नदी 158 किलोमीटर जो है वो बहती है, 158 किलोमीटर बहती है। यमुना नदी भी है, ये सबसे छोटी नदी है हिमाचल की, लगभग 22 किलोमीटर के आसपास ये हिमाचल में बहती है। और उसी तरह एक नदी बच जाती है चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है वो नदी है जो पहले चंद्रभागा के नाम से होती है। चंद्रभागा तांडी नामक स्थान पर लाहौल स्पीति में आपस में मिलती हैं, फिर आगे बहती हैं, चंबा में चेनाब के नाम से जानी जाती है। और हिमाचल में 122 किलोमीटर जो है वो टोटल ये बहती है। 122 किलोमीटर टोटल यहाँ पर बहती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है रिवर बेसिन के बारे में। कितना सही कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, बोलते हैं विच इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश? की हिमाचल का स्टेट ट्री जो है वो क्या है? अगर हम हिमाचल के राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो हिमाचल का जो राज्य वृक्ष है वो देवदार जो है वो हिमाचल का राज्य वृक्ष जो है वो आता है। वैसे ही हिमाचल का स्टेट एनिमल पूछ लिया जाता है, हिमाचल का स्टेट बर्ड पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो स्नो लेपर्ड आपने पढ़ा है। स्नो लेपर्ड जो है वो हिमाचल का स्टेट एनिमल है। और स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो जुजुराना, ये जो है वो स्टेट बर्ड आता है। और अगर स्टेट फ्लावर की बात करते हैं तो पिंक रोडोडेंड्रॉन, बुरांस का फूल, पिंक जो बुरांस का फूल है वो जो है वो स्टेट फ्लावर जो है वो हिमाचल का आता है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। स्टेट ट्री जब पूछा गया था तो स्टेट ट्री की श्रेणी में जो है देवदार जो है वो स्टेट ट्री आता है। यहाँ से इतना ही बनेगा एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच रिवर इज नोन बाय वैदिक नेम पुरुषानी एंड संस्कृत बाय इरावती? तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका वैदिक नाम जो है वो पुरुषानी है और संस्कृत नाम उसका इरावती हो जाता है? अगर हम उस नदी की बात करते हैं कि वो कौन सी नदी है, तो वो नदी जो है वो है आपकी रावी नदी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हाँ, ये वही रावी नदी है जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे कि हिमाचल में लगभग 158 किलोमीटर के आसपास ये बहती है। और ये रावी नदी जो है चंबा शहर, अभी चंबा में मिंजर मेला भी लगा हुआ है, तो चंबा शहर के किनारे ही जो है ये बहती है। और रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषानी, संस्कृत नाम इरावती आता है। यहाँ पर सतलुज दिया गया है।
सतलुज की अगर हम बात करते हैं, सतलुज नदी का वैदिक नाम स्तुद्री आ जाता है और संस्कृत नाम स्ताद्रु आ जाता है। ब्यास नदी ऑप्शन में दिया गया है, ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिक्या आ जाता है और संस्कृत नाम इसका विपाशा आ जाता है। चेनाब दिया गया है, चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी आ जाता है और संस्कृत नाम इसका चंद्रभागा जो है वो आ जाता है। तो ये 4 नदियां हो गई। एक नदी और आपकी बच जाती है यमुना नदी। यमुना नदी का वैदिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है तो कालिंदी जो है वो यमुना का वैदिक नाम जो है वो आता है। तो इन नदियों के बारे में इनके वैदिक नाम जो है वो यहाँ से आपने ऐसे टिप्स पर याद रखने हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि 5 ही नदियां हैं, अगर यहाँ से भी क्वेश्चन गलत हो गया तो एकदम से मेरिट से जो है वो बाहर आप यहाँ पर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइन्यूट गलतियाँ हो रही हैं। जो क्वेश्चन आसान है वो बहुत ही आसान है और जो टफ है वो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि वो सही हो जाए, और जिसका सही हो गया उसी की मेरिट जो है वो बनेगी। तो इसी तरह की कमियों को अगर इम्प्रूव करना है तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब देखिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज में जो है वो स्लॉट 1 स्लॉट 2 फुल हो चुका है। स्लॉट 3 में अभी आप खुद को इमीडिएटली रजिस्टर कर सकते हैं जाकर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, बोलते हैं हाउ मच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अंडर वेटलैंड्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल का कितना % एरिया जो है वो वेटलैंड्स के अधीन जो है वो आता है। तो वेटलैंड्स की अगर मैं बात करूं तो वेटलैंड्स के अधीन लगभग 1% एरिया जो है वो हिमाचल का आता है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बात की जा रही है कि अप्रोक्सीमेटली 1% एरिया जो है वो वेटलैंड्स के अधीन जो है वो हिमाचल में आता है। आर्द्र भूमि की ये बात की जा रही है। हम वेटलैंड्स में हम क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ चुके हैं। एक तो नेशनल इंटरनेशनल जीके का क्वेश्चन बनता है वेटलैंड के बारे में। वेटलैंड के बारे में बनता है कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। ठीक है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है तो ये हर साल जो है वो मनाया जाता है फरवरी महीने में और 2 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। वेटलैंड डे 2025 में भी मनाया गया। 2025 में जब ये मनाया गया तो उसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। तो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, वेटलैंड डे की थीम क्या है वो आपने ध्यान रखना है। हाँ, रामसार कन्वेंशन हुई थी, रामसार कन्वेंशन वेटलैंड्स के ऊपर हुई थी, तब ये वेटलैंड डे मनाते हैं। तो रामसार कन्वेंशन कौन से ईयर में हुई थी? वो 1971 में जो था वो हुई थी। 2025 की थीम भी आपने जान ली, इतना काफ़ी है जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच सीजन हिमाचल प्रदेश रिसीव रेनफॉल थ्रू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो बोलते हैं कि हिमाचल में जो है वो बारिश होती है। चलो सही बात है, होती है। अब बोलते हैं कि कौन सी ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है बारिश जो है वो होती है। तो वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है उसके कारण बारिश होती है विंटर सीजन में हिमाचल प्रदेश में। जो शीत सीजन होता है, शीत ऋतु होती है, उस दौरान जो है वो हिमाचल में बारिश होती है। बारिश का पैटर्न हम ऑलरेडी हिमाचल में देख चुके हैं कि जो 2024 का हमारे पास लेटेस्ट आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग कितनी बारिश हिमाचल में हुई, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, उसके बाद कहाँ पर होती है, वो हमने देख लिया है। परंतु इस बार बारिश ज़्यादा हो रही है तो वो 2025 का आंकड़ा अलग बनेगा, वो नेक्स्ट टाइम के इकोनॉमिक सर्वे में आएगा और उस टाइम सोची जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन रिवरिन वैली। तो बोलते हैं कि नदी घाटियों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी जो है वो पाई जाती है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि नदी घाटियों में मुख्य रूप से जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो नदी घाटियों में मुख्य रूप से जो है वो एल्यूवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है। मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्या क्या क्वेश्चन जो है ये मिट्टी के बारे में जो है वो पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो कॉटन होती है ना, कॉटन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो कौन सी होती है। तो कॉटन के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो होती है आपकी ब्लैक सॉइल। एक आपने ये ध्यान रखना है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सबसे फर्टाइल, इनके सबसे उपजाऊ जो है वो भारत में मानी जाती है। तो भारत में जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल आती है वो एल्यूवियल सॉइल ही जो है वो आती है। एल्यूवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल जो है वो भारत में जो है वो आती है। और नदी घाटियों में आपने देख लिया मुख्य तरह से ये जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। और आपने देखा होगा कि जहाँ से नदी होकर बहती है ना, कई बार जैसे कोई डैम कहीं पर होता है तो उसके किनारे अगर आपने देखा होगा कि जब डैम का पानी नीचे होता है, स्तर नीचे होता है, तो लोग वहाँ पर खेत भी उगाते हैं और वो बहुत अच्छी फसल जो है वो वहाँ पर होती है। ठीक है, बहुत अच्छी फसल वहाँ पर होती है। ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, बोलते हैं एट प्रेजेंट हु इज़ द चांसलर ऑफ डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री नौणी। तो बोलते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है उसके जो
उसके जो कुलाधिपति हैं वो कौन है, तो इसके जो कुलाधिपति हैं वो गवर्नर होते हैं और प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर हैं वो शिव प्रताप शुक्ला जो है वो इसके गवर्नर हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी हमने अक्सर बात की है। हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा है, हमने YS परमार यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा है, हमने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय उसके बारे में भी पढ़ा है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में जो था वो की गई थी और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो पहले वाइस चांसलर बने थे वो 1970 में जो था वो बने थे। और रामकरण सिंह जो था वो पहले वाइस चांसलर जो था वो हिमाचल प्रदेश के बने थे, डॉक्टर रामकरण सिंह। और दूसरा हम पढ़ते हैं इस डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी के बारे में। जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी है ये 1985 में जो था वो बनाई गई थी। 1985 में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और है कहाँ पर ये स्थित, तो ये तो आपको पता ही है कि ये जो है वो नौणी सोलन में आती है। और इसके जो पहले उप कुलपति यानी कि वाइस चांसलर बने थे, तो इसके जो पहले वाइस चांसलर बने थे वो बने थे MR ठाकुर, उनका नाम ध्यान रखना है। ये जो कृषि विश्वविद्यालय आता है पालमपुर में चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय बोलते हैं इसको, ये 1978 में स्थापित किया गया था। हमारे पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में IIT देखने को मिलती है, IIT मंडी के कमंद में आती है और 2009 में IIT की स्थापना जो था वो की गई थी। उसी तरह जो है वो हमें हिमाचल प्रदेश में जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी 2009 में की गई थी, धर्मशाला में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर होते हैं अक्सर, जैसे स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके चांसलर जो हैं वो हमेशा जो हैं वो गवर्नर ही होते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, YS परमार यूनिवर्सिटी है, तो इनके चांसलर जो हैं वो गवर्नर ही जो है वो होते हैं। तो इनके चांसलर्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 92 में बोलते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंदिरा सौरगिरी जला विकासन स्कीम, तो बोलते हैं किस राज्य ने इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना जो है वो लॉन्च की है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो है वो ऑप्शन है तेलंगाना जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई है। करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु लॉन्च्ड द न्यू पैन बैंक अकाउंट वैलिडेशन फैसिलिटी, तो बोलते हैं कि जो पैन बैंक अकाउंट वैलिडेशन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है ये किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है NPCI के द्वारा, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो है वो ये पैन बैंक अकाउंट वैलिडेशन फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट की गई है। तो NPCI का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं निसार मिशन, अभी चर्चा में भी था निसार मिशन, तो बोलते हैं ये जो है वो ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है एक, ये जो है वो दो स्पेस एजेंसियों के बीच में है। कौन कौन सी ये स्पेस एजेंसियां हैं, तो ये एक नासा स्पेस एजेंसी आती है, एक इसरो स्पेस एजेंसी आती है। नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। अभी ये लॉन्च भी हुआ है, अभी मतलब क्या 1-2 दिनों में ही ये लॉन्च हुआ है, तो अभी ये लॉन्च हुआ है तो ये चर्चा में भी रहा, चर्चा में रहा लॉन्च होने के बाद। और निसार से जो है वो पृथ्वी पर जो है वो एक पैनी निगाह रखी जाएगी, क्योंकि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है तो अर्थ को जो है ये ऑब्जर्व जो है वो करेगा। ये जो मिशन लॉन्च किया गया है ये हर एक मौसम में जो है वो काम करने वाला है, हर एक मौसम में तो काम करने ही वाला है और दिन रात ये जो है वो तस्वीरें लेता रहेगा। कोई भी ज़रूरत होगी तो यहाँ से जो है वो अच्छी जो है वो एक कहेंगे आपकी जानकारी मिलती रहेगी और पृथ्वी को स्कैन जो है एक तरह से ये करेगा अच्छे से। इसरो और नासा का जो है ये मिशन है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट इज़ थर्ड टू अप्रूव अ स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलोइंग कर्नाटक एंड गुजरात, तो बोलते हैं कि तीसरे नंबर का स्टेट कौन बना है जिसने जो है वो राज्य अंतरिक्ष औद्योगिकी नीति को जो है मंजूरी दी है। तो पहले 2 स्टेट थे कर्नाटक और गुजरात, और तीसरे नंबर का स्टेट अभी कौन सा बना है, तीसरे नंबर का स्टेट जो है वो तमिलनाडु बना है, जिसने जो है वो राज्य अंतरिक्ष औद्योगिकी नीति यानी कि जो स्टेट स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको अप्रूवल जो है वो दिया है। 96 में बोलते हैं मुकिला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये मुकिला ग्लेशियर जो है वो हिमाचल के किस जिले में जो है वो आता है। अगर इस मुकिला ग्लेशियर की बात करते हैं तो ये लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। अगर मिशन अलाइड आप फॉलो करते हैं हमारा HPGK के लिए तो उसमें अभी देखना 242 पार्ट जिसका PDF मैंने टेलीग्राम पर भी आपको प्रोवाइड करवाया था, उसी में ये डिस्कस हुआ था और बड़े डिटेल से जो है वो उसमें डिस्कस ये हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, तो वाइस चांसलर देखो यहाँ पर पूछा गया और अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर रामकरण सिंह की। तो डॉक्टर रामकरण सिंह जो था वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे। आगे बोलते हैं व्हेन वाज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्टेड, ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो था वो कब लॉन्च की गई थी, ये 1998 में लॉन्च की गई थी, अगस्त महीना था 1998 में इसको किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2025, तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2025 की थीम क्या थी। अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2025 में मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो इसकी थीम रखी गई थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। टेलीग्राम पर भी क्विज की फॉर्म में ये क्वेश्चन डाला गया है और वैसे भी हम इसको डिस्कस करते हैं उत्तीर्ण सीरीज में।
बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम रखी गई थी। अभी आप बताइए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया कब जाता है, कब ये मनाया जाता है, आप जल्दी से कमेंट कर बताएंगे। आगे बोलते हैं विच सिटी होस्टेड द AI एक्शन समिट 2025। तो ये AI एक्शन समिट किसके द्वारा होस्ट की गई थी, ये फ्रांस के द्वारा होस्ट की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए भी थे। तो पेरिस फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेरिस फ्रांस में आता है जहां पर एग्जैक्टली ये हुई थी। और ध्यान रखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशली यहां पर गए थे, तब ये ज़्यादा चर्चा में जो था वो रही थी। ठीक है, यहाँ पर एक बार पहले भी क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, जो हमारे पास इंग्लिश का क्वेश्चन जो है वो आता है। इंग्लिश का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बोलते हैं ईदर ऑफ दोज पाथ्स डैश टू दी कम्युनिटी सेंटर। तो यहाँ पर होगा ईदर ऑफ दोज पाथ लीड्स होगा, LEADS लीड्स होगा, ईदर ऑफ दीज पाथ्स लीड्स टू कम्युनिटी सेंटर। आगे बोलते हैं इफ शी डैश द मीटिंग शी शैल लूज हर जॉब। तो आगे 62 में बोलते हैं इफ शी मिसिज, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा, मिसिज होगा यहाँ पर। तो बोलते हैं यहाँ पर मिसिज द मीटिंग शी शैल लूज हर जॉब। आगे बोलते हैं साइलेंट लेटर इन दी वर्ल्ड रिसिप्ट इज। तो रिसिप्ट बोलते हैं, रिसिप्ट जब बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत हो जाती है। एक्चुअली में जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है रिसीट। रिसीट जब प्रोनाउंसिएशन होती है तो रिसीट में पी जो है वो हमेशा साइलेंट रहता है। रिसिप्ट हम आमतौर पर बोल देते हैं, परंतु रिसीट जो है वो एक एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन हुई और इसमें पी कहीं पर देखने को नहीं मिलता। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं एस टी कोलेराइड रोड द पोएम। तो इनमें से कौन सी पोएम जो है वो एस टी कोलेराइड के द्वारा लिखी गई थी। 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कुबला खान पोएम जो है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। आगे बोलते हैं द अंडरलाइंड वर्ड इन दी सेंटेंस। तो यहाँ पर कुछ अंडरलाइन वैसे किया नहीं गया है, तो अभी रहने देते हैं इसको सॉल्व करने से। वैसे 65 का ऑप्शन सी जो है वो नाउन सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 66, बोलते हैं माई फादर सेड डू नॉट प्ले इन दी सन। तो 66 का जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, माई फादर फॉरबेड मी टू प्ले इन दी सन। आगे बोलते हैं डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन डैश नॉन वेजिटेरियन डाइट। तो डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम होगा 67 का सी, फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन डाइट, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो आई जिसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है, वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती है। और 68 का हैप्पीनेस एक सही आंसर हो जाएगा। हैप्पीनेस जो है वो ऐसी नाउन जो है वो आती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ही डैश होर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो 69 का जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ही हैज़ बिन लिविंग हेयर है ये हेयर, ही हेयर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, ही हैज़ लिविंग हेयर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। आगे बोलते हैं व्हाट डज द इडियम फेस द म्यूजिक मीन। तो फेस द म्यूजिक मीन का मतलब होता है टू फेस अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं मुख्य रूप से पत्र के कितने प्रकार जो है वो होते हैं। पत्र के देखो मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले 72 में बोलते हैं जब कोई वाक्य या वाक्यांश साधारण अर्थों को छोड़कर उनसे विलक्षण अर्थों को प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है वो कहा जाता है मुहावरा, ऑप्शन सी सही आंसर है। और देखिए अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश का सेक्शन वहाँ पर पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करने वाले हैं। आगे 73 में बोलते हैं कि प्रतिष्ठा कैसे लिखते हैं। प्रतिष्ठा ऑप्शन सी होगा, प्रतिष्ठा इस तरह से लिखा जाता है, ये प्रतिष्ठा लिखने का सही तरीका है। आगे बोलते हैं गौरव का विलोम शब्द कौन सा होगा। गौरव का विलोम शब्द लाघव जो है वो होगा, 74 का सी सही आंसर है। आशा से अधिक वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। तो आशा से अधिक को बोलते हैं आशातीत, ऑप्शन बी सही आंसर है। 75 के बाद 76 में बोलते हैं मानक शब्द चुनिए। तो यहाँ पर मानक शब्द जो आएगा ना 76 का ऑप्शन सी आएगा, धोबिन। धोबिन इस तरह से लिखते हैं, धोबिन, ठीक है। धोबन कोई वर्ड नहीं है, वैसे धोबन भी कोई नहीं है, धोबनी भी कोई नहीं है। शुद्ध वाक्य चुनिए, 77 का शुद्ध वाक्य होगा राम को सेब काट कर खिलाओ, ऑप्शन बी सही आंसर है। घुड़चढ़ी शब्द की संधि विच्छेद करिए। तो घुड़चढ़ी का संधि विच्छेद हो जाएगा घोड़ा प्लस चढ़ी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वैसे इसका घुड़ प्लस चढ़ी भी हो सकता है, घोड़ा प्लस चढ़ी इसका होगा। आगे बोलते हैं प्रिय प्रवास किसकी काव्य रचना है। तो प्रिय प्रवास जो है वो ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओध की जो है ये काव्य रचना है। 80 में बोलते हैं अनुराग शब्द का विलोम। अनुराग शब्द का विलोम जो है वो विराग हो जाएगा, ऑप्शन डी विराग जो है वो इसका सही आंसर है। चलिए एक विलोम मैं आपसे पूछ लेता हूँ, प्रभु शब्द का क्या विलोम होता है। प्रभु शब्द का विलोम आपने बताना है कि प्रभु शब्द का
क्या विलोम जो है वो होता है। जल्दी से कमेंट कर बताइए। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।